हेलो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए टाइप करें मैथ स्टूडेंट। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज हम शुरू कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। हम देखेंगे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स फंक्शंस कैसे होते हैं और उनको समझने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले हमने जो भी चीज़ें सीखे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, उन सभी वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है। और आपको अगर मेरा पढ़ाने का मेथड समझ में आता है, तरीका अच्छा लगता है, तो आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो कॉमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं आज के फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। सो पहला है इन्वर्स साइन फंक्शन। और साइन फंक्शन को अगर बेसिकली हम लिखने जाए तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। साइन फंक्शन बेसिकली यू कैन अप्लाई एनी रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर आप अप्लाई कर सकते हो। आपको मिलेगा -1 से लेके 1 तक। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने साइन एक्स ये फंक्शन लिया है, सपोज उसको मैंने y लिया है, ठीक है, यानी कि इस x के जगह पे मैं कोई भी रियल नंबर लिख सकता हूँ। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? डोमेन। इसको कहते हैं डोमेन। ठीक है। जो वैल्यूज़ आपको अप्लाई करना होता है, जहाँ से लेकर आना पड़ता है, उस सेट को आप डोमेन बोलते हो। अब रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है, x के जगह पे। लेकिन आपको y क्या मिलेगा? आपको y -1 से लेके 1 तक जो भी नंबर होंगे वही मिलेंगे। ठीक है। -1 से छोटा नंबर नहीं मिलेगा आपको, 1 से बड़ा नंबर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। सो उसको क्या बोलेंगे? उसको कहते हैं कोडोमेन, या फिर फिलहाल हम इसको रेंज बोल सकते हैं। ठीक है, इसका रेंज बोलेंगे। ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कोडोमेन क्या है, डोमेन क्या है और रेंज क्या है। करेक्ट। डोमेन वो सेट है जहाँ से आप वैल्यू निकाल के एक्स के अंदर पुट करते हो, और रेंज वो सेट है जो आपको एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद मिलता है। ठीक है, फाइन। लेकिन बात यह है, अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ये जो एक्स का एक्सिस है, यानी कि आपका डोमेन, आप देख सकते हो। आप आर यानी कि कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। और आपका वाई देख सकते हो, -1 से लेके 1 के बीच में ही है। ठीक है, आपका ग्राफ उन्हीं दो वैल्यूज़ के बीच में है। -1 से ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, 1 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपका साइन फंक्शन है। ठीक है ना। यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है, अगर सपोज मैंने यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बनाया एक्स एक्सिस को, जो कि बिल्कुल इस तरीके से होगा। मान लो कुछ इस तरीके से मैंने एक पैरेलल लाइन बनाया। ठीक है, मैंने कोशिश किया पैरेलल बनाने की। ठीक है, ये मान लो ये 0 और 1 के बीच में से पास हो रहा है। मान लो ये 0.5 है, 0.5, यानी कि ये लाइन का इक्वेशन होगा y = 0.5। लेकिन हमको एक चीज़ समझने वाली बात है, ये देखो, ये कर्व को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसका एक x का वैल्यू होगा, मान लो वो x1 है। यहाँ पर कट कर रहा है, ये मान लो दूसरा वैल्यू होगा x का, x2 मान लो। और यहाँ पर भी कट कर रहा है, इसको हम x3 मान लेते हैं। यहाँ पर भी कट कर रहा है, इसको हम x4 मान लेते हैं। वैसे ग्राफ और भी आगे बनाते हैं तो और भी हमको ऐसे वैल्यूज़ मिलते हैं जहाँ पर ये y = 0.5 कट कर रहा है। यानी कि क्या मतलब हुआ कि x1, x2, x3, x4, इन सभी के लिए अगर ये कर्व को टच करेंगे तो इन सभी के लिए 0.5 मिल रहा है। यानी कि क्या, अगर मैं x के जगह पे, यानी कि यहाँ पर मैं x1 डाल दूँ या x2 डाल दूँ, x3 या x4, ऐसे और भी आएंगे अगर ग्राफ में और भी बनाता, तो इन सभी के लिए मुझे y क्या मिल रहा है? 0.5 मिल रहा है साइन के लिए। ठीक है, मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, x के जगह पे मैं बहुत सारे वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे एक ही y मिलेगा, जो कि 0.5 है। जब ऐसा होता है तो फंक्शन को कहते हैं मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, ध्यान रहे, दोबारा बता रहा हूँ मैं। अगर आपको अलग अलग x के वैल्यूज़ के लिए सेम y मिले, यानी कि एक ही y का वैल्यू मिले, तो उस फंक्शन को कहते हैं मेनी वन फंक्शन। और मेनी वन फंक्शन का कभी भी आपको इन्वर्स नहीं मिलेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट किसके लिए? जब फंक्शन मेनी वन होता है। तो अभी हमको लेकिन साइन का इन्वर्स तो चाहिए। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि साइन जो है वो मेनी वन फंक्शन है। तो किस तरीके से हम इसको मेनी वन
होने से रोक सकते हैं या फिर मेनी वन होने से हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हो x का वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है -π/2, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैल्यू है x का वैल्यू π/2। तो ये जो बीच में ग्राफ है -π/2 से लेके π/2 तक, आप देख सकते हो -π/2 से लेके, ये मैं इसको डार्क भी कर देता हूँ, ये जो ग्राफ है इसमें जो भी आपको y का वैल्यूज़ है -1 से लेके 1, सभी के सभी वैल्यूज़ कवर हो चुके हैं। देखो यहाँ से शुरू हो रहा है -1, ये अलग अलग वैल्यूज़ मिल रहा है आपको, और कहाँ तक जा रहा है 1 तक। यानी कि अगर मैं x का वैल्यूज़, मुझे ये पूरा नहीं पुट करना है, यानी कि मुझे पूरा r नहीं पुट करना है, ठीक है, मैं अगर सिर्फ -π/2 से लेके π/2 तक भी लूँ तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, अगर मैं -π/2 से लेके π/2 तक भी x का वैल्यू कंसिडर करूं तो भी मुझे -1 से लेके 1 तक सारे वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। मुझे पूरा r लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसा साइन का एग्जैक्ट डोमेन है, ठीक है। सो यानी कि बाकी जो वैल्यूज है वो बस रेपिटेशन है, जो आपको -π/2 से लेके π/2 पुट करने के बाद मिल रहा है वही वैल्यूज आपको बार बार मिल रहा है, तभी जाके ये लाइन जो है आपको अलग अलग जगह पे कट कर रहा है ना फंक्शन को। तो अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, अगर हम डोमेन को r से रेस्ट्रिक्ट करके, यानी कि r से छोटा करके -π/2 से लेके π/2 तक ही लेंगे, यानी कि सिर्फ इतना ही लेंगे, सिर्फ इतना ही लेंगे डोमेन, तो भी आपको वही वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी सब जो है उसी का रिपीटेशन है, वही रिपीट हो रहा है बार बार। यानी कि अगर मैं साइन फंक्शन के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दूं, छोटा कर दूं, तो अभी हम देख सकते हैं हर x के लिए एक ही y मिलेगा, आप देख सकते हो, ठीक है, और हर y के लिए एक ही x मिलेगा, ठीक है। जैसे यहां पर हो रहा था मेनी वन, वैसा नहीं होगा। आप यहां पर भी देख सकते हो 0.5 सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा है, करेक्ट। सो यहां पर जब हर एक x के लिए एक ही y मिलता है, उस फंक्शन को कहते हैं 1-1 फंक्शन, और हर y के लिए जब एक ही x होता है उसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और जब ऐसा होता है इसका मतलब है कि उसका इन्वर्स आपको मिलेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया, पहला हमने देखा कि ये जो साइन का ओरिजिनल फंक्शन कैसा होता है, उसका डोमेन और रेंज कैसा होता है, फिर हमने उसका डायग्राम देखा, डायग्राम देख के हमको समझ में आया कि ये मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। मेनी वन फंक्शन है तो उसका इन्वर्स तो रहेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी डोमेन है, जो r है, हम पूरा r नहीं लेंगे, हम डोमेन को छोटा कर देंगे, ठीक है, लेकिन हमको फिर भी जो है पूरा का पूरा रेंज मिल रहा है। तो डोमेन हमने कहाँ पर सेट कर दिया, -π/2 से लेके π/2। तो अभी जब मैंने डोमेन ऐसा सेट कर दिया तो देख के समझ में आ रहा है कि हर x के लिए एक ही y मिलेगा और हर y के लिए एक ही x मिलेगा। तो यानी कि जब हर x के लिए एक ही y मिलता है उसको कहते हैं 1-1, और हर y के लिए जब एक ही x मिलता है कहते हैं ऑन टू। दोबारा बता रहा हूँ, हर x के लिए जब एक y मिलता है तो 1-1, हर y के लिए जब एक ही x मिलता है तो ऑन टू। जब ऐसा हो जाता है उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो याद रखो, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा नीचे चलते हैं। सो साइन जो इन्वर्स है, अभी क्या होगा, इसको कंसिडर करके इन्वर्स में क्या होगा, इसका जो रेंज है अभी इसका डोमेन हो जाएगा, और इसका जो डोमेन है इसका रेंज बन जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम साइन का इन्वर्स निकाल सकते हैं। याद रहे, ओरिजिनल फंक्शन का इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने क्या किया, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया और फिर इन्वर्स निकाला, क्योंकि रूल है मैथमेटिक्स का कि जब तक वो 1-1 और ऑन टू ना हो जाए तब तक आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते, या फिर मिलेगा भी नहीं, ठीक है। ये कहने का मतलब है। तो अभी ये जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हो गया साइन। अगर आप बोलेंगे साइन इन्वर्स का डायग्राम कैसे दिखता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो साइन इन्वर्स का डायग्राम आपको दिखेगा ग्राफ में। आर्क साइन का मतलब होता है साइन इन्वर्स, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है।
फाइन, जैसे आप देख सकते हो इसका जो डोमेन है -1 से लेके 1 तक, आप देख सकते हो एक्स का वैल्यू -1 से शुरू हुआ है 1 तक गया है, और उसका जो रेंज है -π/2 से लेके π/2, तो आप देख सकते हो y के ऊपर -π/2 से लेके π/2। सो इस तरीके से आपका साइन इनवर्स का ग्राफ दिखेगा। ठीक है, फाइन। तो हमको याद ये रखना है, अगर ग्राफ से आप हमको याद रखना है तो हम ये ग्राफ को देख के ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें हमने सीखा है साइन के लिए, साइन इनवर्स के लिए, ऐसे ही सभी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी हम करेंगे। ठीक है, सो चलते हैं अगले वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। सो हम देखेंगे इनवर्स कोसाइन फंक्शन। तो उसके पहले कोसाइन वाला फंक्शन देखेंगे। इसका भी डोमेन जो है पूरा का पूरा रियल नंबर्स होंगे, और उसका जो रेंज है वो -1 से लेके 1 तक। आप देख सकते हैं कोसाइन फंक्शन भी आप एक्स पे कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा रियल जो है आप यहाँ पर देख सकते हो सेट अप्लीकेबल है डोमेन के लिए। ये आपका डोमेन है, डोमेन यानी कि एक्स पे आप कौन सा नंबर या फिर क्या अप्लाई करना है, तो आप कोई भी रियल नंबर अप्लाई कर सकते हो। और रेंज में आप देख सकते हो आपके पास रेंज में -1 से लेके 1 तक ही जो भी कर्व है उसी के बीच में है। ठीक है, ना ही 1 के ऊपर गया है, ना ही -1 के नीचे आया है। ठीक है, सो बिल्कुल जैसा हमने साइन में देखा, यहाँ पर भी अगर मैं एक पैरेलल लाइन बनाऊँ यहाँ पर तो क्या होगा। मैंने कोशिश किया है एक पैरेलल लाइन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये भी मान लो ये 0 और 1 के बीच में से गुजर रहा है, तो इसको मैं 0.5 ऐसे मान लेता हूँ। तो ये लाइन का इक्वेशन होगा y = 0.5। सो नाउ हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये ग्राफ को कई सारे जगह पे काट रहा है ना। यहाँ पर भी कट कर रहा है, यहाँ पर भी कट कर रहा है। वैसे ग्राफ और भी आगे बनाते तो और भी जगह कट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे वैल्यूज है। ये इसको x1 मान लो, या x2 मान लो, या x3, x4, यानी कि अलग अलग x के लिए आपके पास एक ही y है। जब ऐसा होता है तो फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन होता है। ठीक है, और जब मेनी वन होता है इन्वर्स आपको नहीं मिलेगा। इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आपको अगर इन्वर्स चाहिए तो उसको मेनी वन नहीं होना पड़ेगा, या फिर मेनी वन होने से रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करूँ तो ये देख सकते हो ये 0 है आपका। ठीक है, तो 0 से लेके आप पाई तक देख लेंगे। ठीक है, ये जो ग्राफ है, ये जो भी वैल्यूज़ है ग्राफ का, ठीक है, मैंने कोशिश किया उसके ऊपर बनाने के लिए, नहीं बनाए, आप समझ जाना। 0 से लेके पाई के बीच में जो ग्राफ है वही वैल्यूज़ आपको बार बार रिपीटेड मिलेंगे। यानी कि अगर मैं 0 से लेके पाई तक x का वैल्यूज़ ले लूँ तो भी काफ़ी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मैं 0 से लेके पाई ये भी वैल्यूज़ ले लूँ x का, तो भी मुझे सारे का सारा वैल्यूज़ जो रेंज का है सभी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि वही वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0 से पाई तक भी आपका काम चल जाएगा। तो आप अगर कोसाइन का डोमेन r से छोटा करके 0 से लेके पाई तक कर देंगे, ठीक है, और रेंज तो आपको वही मिलेगा। इस तरीके से जब थोड़ा सा बदलाव कर देंगे तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, वो फंक्शन आपको 1 1 और ऑन टू मिलेगा। 1 1 यानी कि हर x के लिए आपको एक ही y, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, हर x के लिए आपको एक ही y मिलेगा 0 से लेके पाई के बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे 1 1। ऑन टू क्या होता है, हर y के लिए कोई भी y बना लो आप, आपको एक ही x मिलेगा 0 से लेके पाई के बीच में, उसको बोलते हैं ऑन टू। ठीक है, जब ऐसा होता है तो उसका इन्वर्स अवेलेबल होता है। ठीक है, और उस अवेलेबल इन्वर्स को हम कैसे लिखेंगे, कोसाइन इन्वर्स, इसका जो रेंज है इसका डोमेन हो जाएगा, और इसका जो डोमेन है इसका रेंज बन जाएगा। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फाइन, इसका डायग्राम भी हम देख सकते हैं, मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ये आपका डायग्राम है कोसाइन इन्वर्स का, आप देख सकते हैं इसका जो डोमेन है -1 से 1, देख सकते हैं x पे आप -1 से लेके 1 तक ही आप वैल्यूज़ लिए हैं, और इसका जो रेंज है वो 0 से लेके पाई, आप देख सकते हो y पे 0 से पाई तक है ना, 0 से नीचे नहीं गया है और पाई के ऊपर नहीं गया है। तो ये इसका डायग्राम है कोसाइन इन्वर्स का। फाइन, सो यही तरीका है समझने का। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन को। चलते हैं अगले इन्वर्स फंक्शन में।
सो अगला है tan फंक्शन। अगर tan का ओरिजिनल फंक्शन ऐसा देखेंगे तो ये है, इसका डोमेन देख लीजिए, इसका ये डोमेन है, डोमेन समझना ज़रूरी है। कहते हैं इसको कैसे पढ़ते हैं, आर, इसका क्या मतलब होता है सेट में, यानी कि ये माइनस होता है सेट में, ठीक है, आर माइनस दिस, यानी कि आर में से ये निकाल दो। अब ये क्यों निकालना है भाई, ज़रा चेक कर लो क्या निकालना है। देखो ये n पाई प्लस पाई बाय 2, और n क्या है, इंटीजर है, यानी कि अगर आप n का वैल्यू पुट करते जाओ आपको क्या मिलेगा, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। अगर पॉजिटिव इंटीजर पुट करेंगे, वही नेगेटिव इंटीजर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 5 पाई बाय 2। यानी कि बेसिकली जो भी पाई बाय 2 के साथ अगर ऑड नंबर है तो वो आर में से निकाल दो, ये यहाँ पर कह रहे हैं। क्यों ऐसा, ज़रा ग्राफ में देख के समझेंगे हम। ये देखो पाई बाय 2, हम जानते हैं tan पाई बाय 2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है ना, tan पाई बाय 2 डज नॉट एग्जिस्ट है। उसी तरह tan 3 पाई बाय 2 डज नॉट एग्जिस्ट, tan माइनस पाई बाय 2 डज नॉट एग्जिस्ट, tan 3 पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो वैल्यू पुट करने के बाद डज नॉट एग्जिस्ट आता है वो वैल्यू हमको नहीं पुट करना है, यानी कि सीधे सीधे डोमेन में से उसको निकाल देना है, यानी कि आर में से निकाल देंगे, क्योंकि बाकी पूरा इन ये कुछ चुनिंदा वैल्यूज़ को छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट कर लो tan में चल जाएगा, इसलिए आर में से वो सारे वैल्यूज़ निकाल दो जो हमको नहीं पुट करने। तो इस तरीके से लिखते हैं आर माइनस दिस सेट, ठीक है। और आंसर क्या आएगा, आंसर आर, यानी कि जो भी है वैल्यूज़ वो आर में से ही मिलेगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, देख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बस तो ये हमको ये ध्यान देना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर यहाँ पर मैं कोई भी अगर एक पैरेलल लाइन बना दूँ, कोई भी एक पैरेलल लाइन बना दूँ, मैंने कोशिश किया पैरेलल बनाने की, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पैरेलल लाइन, ये पहली बात तो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 1 है। ये पैरेलल लाइन x ये ग्राफ को कई सारे जगह पे कट कर रहा है, तो उन सभी के लिए आपको अलग अलग x मिलेंगे, ठीक है। तो इसको देख के क्या समझ में आया आपको कि y इक्वल टू 1, यानी कि एक वैल्यू के लिए, एक y के वैल्यू के लिए आपके पास बहुत सारे वैल्यूज़ है, करेक्ट, बहुत सारे वैल्यूज़ है x के। एक y का वैल्यू के लिए बहुत सारे x के वैल्यूज़ है। जब ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन, करेक्ट। और जब मेनी वन फंक्शन होता है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमको क्या करना है, हमको पूरा का पूरा आर नहीं लेना, यानी कि ये पूरा डोमेन नहीं लेना है, हमको उसको छोटा करना पड़ेगा। अब छोटा कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो अगर मैं ये देखो ये माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक ले लूँ डोमेन तो भी काफ़ी है, क्योंकि ये मिल रहा है ना, ये वाला बीच वाला ग्राफ मिल रहा है। अब बात ये है कि यही ग्राफ तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो बाकी सब लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही ले लो, ठीक है। और उसमें भी हमको ध्यान देना है कि माइनस पाई बाय 2 नहीं ले सकते, क्योंकि ये माइनस पाई बाय 2 पे ग्राफ जो है कभी टच करेगा ही नहीं, क्योंकि tan का वैल्यू तो मिलेगा ही नहीं। उसी तरह ये पाई बाय 2 भी देखो एग्जैक्टली पाई बाय 2 x के जगह पे पुट नहीं कर सकता। अगर मैं बोल रहा हूँ कि tan x इक्वल टू y है, तो ये x के जगह पे एग्जैक्टली माइनस पाई बाय 2 नहीं पुट कर सकते, और ना ही एग्जैक्टली पाई बाय 2 पुट कर सकते, क्योंकि हमको मिलेगा ही नहीं, वैल्यू ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो लाल वाला जो कर्व है कभी टच ही नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको एक तरीका है लिखने का, हम इसको ऐसे करते हैं, कर्व ब्रैकेट में लेते हैं। कर्व ब्रैकेट यानी कि क्या, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 को छोड़ के इनके बीच में जो भी वैल्यूज़ है वो सब कंसिडर हो जाएगा। कभी कैसे मालूम पड़ा कंसिडर हो जाएगा, ये ब्रैकेट को देखो, ये कर्व ब्रैकेट है। जब हम साइन और कॉस में लिखे थे तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखे थे, याद होगा आपको। जब स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, जब कर्व ब्रैकेट लिखते हैं उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल यानी कि ये जो आखिरी वैल्यू है वो दोनों नहीं रहेंगे, उन दोनों को छोड़कर बीच में जो भी वैल्यूज़ है वो सारे के सारे वैल्यूज़ रहेंगे। तो उसको लिखने का तरीका ये है। तो जब हम माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 का तक का वैल्यू जो भी ले लेंगे x में, हमको y तो मिल जाएगा ना। y क्या मिलेगा, y तो कोई भी रियल नंबर मिल सकता है, राइट। ये देखो माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा रिस्ट्रिक्टेड वर्जन ऑफ tan, ठीक है। डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो अभी हमारा ये डोमेन है और ये हमारा रेंज है। रेंज बोलो, कोडोमेन ही बोल सकते हैं, क्योंकि r से बड़ा तो कोई सेट है नहीं, फिर भी फाइन देन। तो ये हमारा नया रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर सिर्फ ये वाले ग्राफ को देखेंगे जो बीच में है ना, उसी के बारे में लिखा है हमने यहाँ पर।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हर x के लिए आपको एक ही y का वैल्यू मिलेगा, हर x के लिए एक ही y का वैल्यू, और हर y के लिए एक ही x का वैल्यू। चेक कर लो, पैरेलल अगर बनाते जाओगे आप ऐसे, हर y के लिए आपको एक ही x मिलेगा, ठीक है, एक से ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये 1 1 है, यानी कि हर x के लिए आपको एक ही y मिलेगा, और साथ ही साथ में ये ऑन टू भी है, यानी कि हर y के लिए आपको एक ही x का वैल्यू मिलेगा। तो ऐसा जब होता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट्स, ठीक है। और वो इन्वर्स को लिखते कैसे, यहाँ लिख देता हूँ, tan इन्वर्स, इसका जो रेंज है वो इसका डोमेन हो जाएगा, और इसका जो डोमेन है वो इसका रेंज हो जाएगा। अगर आप इसका डायग्राम देखना चाहते हैं तो वो भी दिखा देता हूँ मैं। सो ये है इसका डायग्राम, आर्क tan यानी कि tan इन्वर्स, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर, यानी कि x पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। आपको मिलेगा क्या, -π/2 से लेके π/2 के बीच में ही मिलेगा। देख लीजिए, ये जो ग्राफ है लाल वाला, ये -π/2 के नीचे नहीं जा रहा, π/2 के ऊपर नहीं जा रहा, करेक्ट, जो भी है उसी के बीच में। तो ये आपका प्रेजेंटेशन है tan इन्वर्स का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फाइन, चलते हैं अगले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। सो अगला है कोजेक फंक्शन। अगर कोजेक फंक्शन का डायग्राम देखेंगे तो ऐसा होगा, और डायग्राम देख के आपको समझ में आएगा कि इसका जो डोमेन है उसमें आप सारे वैल्यूज़ ले सकते हैं, लेकिन n पाई नहीं ले सकते। n क्या है, इंटीजर, यानी कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -π, -2 पाई, ये सब नहीं ले सकते। अगर आप देखेंगे, ये देखो पाई, आप देख सकते हो कर्व जो है पाई के लाइन पे जुड़ेगा ही नहीं, कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उस पाई पे उसका वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैसे 2 पाई भी एग्जिस्ट नहीं करता, 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता, -π पे एग्जिस्ट नहीं करता, -2 पाई पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए आपको वो वैल्यूज़ लेना नहीं है, इसलिए R में से वो वैल्यूज़ को निकाल दिया गया है कोजेक के डोमेन में से, ठीक है, ये इसका डोमेन है। और आप देख सकते हो उसका जो रेंज है, रेंज में आप देख सकते हो आपको सारे वैल्यूज़ मिलेंगे, लेकिन -1 से लेके 1 के बीच में कोई वैल्यू मिलेगा नहीं। आप देख सकते हो, ये देखो -1 इधर है, 1 इधर है, इनके बीच में कोई कर्व, आपका कोई भी पार्ट दिखेगा नहीं कर्व का, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिनल फंक्शन है। लेकिन जो है आप ये फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये मेनी वन फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पर कोई लाइन पैरेलल बनाने को ट्राई करूँ, मान लो ऐसा कोई मैंने लाइन पैरेलल बनाने की ट्राई किया, तो ये क्या होगा, सपोज ये तो y = 2 से गुजरा हुआ है, सो मैं y = 2 बोल देता हूँ। आपको बहुत सारे x के वैल्यू मिलेंगे उस एक y के लिए, ठीक है। ये तो बस 2 ही सेक्शंस बनाए, और भी बनाएंगे तो और भी मिल जाएंगे। तो सपोज़ ये x1, x2, x3, x4, ऐसे आपको बहुत सारे वैल्यूज़ मिलते जाएंगे एक ही y के वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ, मुझे फ़िलहाल जो डायग्राम दिख रहा है उसमें ही मुझे 4 वैल्यू मिल गए एक ही y के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। मेनी वन फंक्शन होगा तो इन्वर्स इसका एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ अभी इसको इन्वर्स एग्जिस्ट कराना है तो हमको इसको डोमेन को जो है रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तो मैं ब्लैक पेन से बता देता हूँ। हम ये -π/2 से, ठीक है, -π/2 से, ठीक है, π/2 तक इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। यानी कि कर्व का कौन कौन सा पार्ट आएगा, कर्व का ये वाला पार्ट आ जाएगा, और यहाँ से ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे वैल्यूज़ जो है इन्हीं का रिपीटेशन है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही वैल्यूज़ बार बार रिपीट हुए हैं। तो यानी कि डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कहाँ से कहाँ तक किया गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है -π/2 से π/2 तक। बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमको 0 नहीं लेना है, क्योंकि 0 पे जो है कोजेक एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 0 को हम इसमें से निकाल देंगे। देखो यहाँ पर भी मैंने बनाया हुआ था, ठीक है। और इसका रेंज जो है वो बिल्कुल वही रहेगा, सेम रेंज मिलेगा, बस -1 से 1 तक कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी उन दोनों को छोड़ के, यानी कि -1 से लेके 1 तक छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका फंक्शन जो है रिप्रेजेंट करेगा। और ये फंक्शन जो है, जो अभी हमने रेस्ट्रिक्ट करके बनाया है, ये क्या है, ये 1 1 है, 1 1, यानी कि हर x के लिए एक ही y मिलेगा, और ये ऑन टू भी है, यानी कि हर y के लिए एक ही x मिलेगा, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है।
तो ये होगा हमारा फाइनल रिप्रेजेंटेशन। और लेकिन इसका इन्वर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, नीचे चलते हैं। इसका इन्वर्स का रिप्रेजेंटेशन होगा कोसेक इन्वर्स। इसका जो रेंज है इसका डोमेन बन जाएगा, और इसका जो डोमेन है इसका रेंज बन जाएगा। करेक्ट, इन्वर्स है ना। ठीक है, हम इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। देखते हैं डायग्राम कैसे दिखेगा। तो इस डायग्राम में हम कोसेक इन्वर्स यानी कि आर्क कोसेक का हम डायग्राम देख पाएंगे। इसका जो देखो डोमेन जो है वो पूरा का पूरा आर हो सकता है, सिवाय -1 से लेके 1 तक। आप देख सकते हैं, आप एक्स पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, सिर्फ -1 से लेके 1 तक आप वैल्यू नहीं ले सकते। और आपको जो रेंज है वो -π/2 से लेके π/2 तक, ये देखो ये -π/2 से लेके π/2 तक आपको ये कर्व जो है उन्हीं के बीच में मिलेगा, ज़ीरो पे नहीं मिलेगा। देख सकते हैं ज़ीरो यहाँ पर है, राइट। यहाँ पर देखो कर्व कहीं पर भी टच करेगा नहीं, समझ में आया। तो इस तरीके से आप कोसेक इन्वर्स को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले फंक्शन में। अगला फंक्शन है सेक वाला। आप डायग्राम देख सकते हो, इस तरीके से सेक का डायग्राम होता है। ठीक है, अगर इसमें भी आप देखेंगे इसका जो डोमेन है, आप आर यानी कि कोई भी ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो। एक्स पे देख लो, सिर्फ आपको कौन सा वैल्यू नहीं लेना है। आप π/2 नहीं ले सकते, 3π/2 नहीं ले सकते। वैसे आगे जाएंगे तो 5π/2 नहीं ले पाओगे। वैसे यहाँ पर -π/2 नहीं ले सकते, -3π/2 नहीं ले सकते। आप ये सारी चीज़ें नहीं ले सकते, क्योंकि आप देख सकते हो फंक्शन जो है, रेड कलर का जो ग्राफ है, ये कहीं पर भी टच करेगा ही नहीं। देखो उस लाइन पे टच करेगा ही नहीं, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। यानी कि अगर मैं sec x = y लूँ तो y के जगह पे मैं ये वैल्यूज़ ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो इसीलिए इसका डोमेन में आप देख सकते हो वो सारे वैल्यूज़ निकाल दिए हैं। ठीक है, यानी कि कौन सा वैल्यू निकाल दिया है, जो भी π/2 के मल्टीपल्स है। ठीक है, π/2 के ऑड मल्टीपल्स है, यानी कि π/2, 3π/2, 5π/2। ठीक है, π/2 के ऑड मल्टीपल्स है, वही नेगेटिव वाला भी, तो प्लस माइनस दोनों भी। ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ हमको नहीं लेना है, तो इसलिए वो सारे वैल्यूज़ इस तरीके से आर में से निकाल दिए गए हैं। ठीक है, और हमको आंसर में क्या आएगा, हमको आंसर में पूरा का पूरा आर आएगा, सिवाय -1 से लेके 1 तक के वैल्यूज़। देख सकते हैं आप, -1 ये देखो यहाँ पर है y का, और ये 1 है। इनके बीच में कोई भी कर्व का पार्ट नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, लेकिन उसके अलावा सारे वैल्यूज़ मिलेंगे। देखो -∞ से लेके आपको -1 तक मिलेगा, फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक हर एक वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका मतलब आप देख सकते हो ये जो फंक्शन है, यहाँ पर भी अगर मैं कोई एक पैरेलल लाइन बनाऊँ एक्स को, अगर कुछ इस तरीके से मैं पैरेलल लाइन बनाऊँ, तो ये देखो y = 2 से पास हो रहा है। ठीक है, सो आप देख सकते हो ये जो लाइन मैंने बनाया है, कर्व को बहुत सारी जगह पे कट कर रहा है ना। ठीक है, बहुत सारी जगह पे कट कर रहा है। सो और ये अगर आगे बनता तो और भी जगह पे कट करता। ठीक है, अगर मैं इसको x1, x2, x3, x4 ऐसे मान लूँ ये पॉइंट्स को, तो मैं बोल सकता हूँ, फिलहाल तो 4 ही पॉइंट बन रहा है देखने में। सो एक y का पॉइंट यानी कि y = 2 ले लिया, तो मुझे x जो है बहुत सारे वैल्यू मिल गए, x1, x2, x3, x4, और ये और भी मिलते जाएंगे। तो यानी कि ये बहुत सारे वैल्यूज़ के लिए एक ही y वैल्यू मिलेगा हमको, यानी कि ये मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन फंक्शन यानी कि बहुत सारा x के लिए हमारे पास एक ही y है, और ऐसे फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा डोमेन लेंगे ज़रा देख लेते हैं। इसमें हम डोमेन लेंगे 0 से, ये 0 यहाँ पर है ना, 0 से पाई तक लेंगे। ठीक है, पाई तक। ठीक है, तो आप देख सकते हो कौन कौन सा कर्व का पार्ट्स आ जाएगा। देखो यहाँ से 0 से ये यहाँ तक ये आ जाएगा, और ये वाला भी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला भी आ जाएगा। ध्यान रहे हम π/2 नहीं लेंगे, क्योंकि π/2 पे ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो यानी कि इसको मैं अगर मैं इसको रेस्ट्रिक्ट करने जाऊँ तो मुझे डोमेन क्या लेना है, डोमेन मुझे लेना है 0 से पाई, लेकिन मुझे π/2 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस पर एग्जिस्ट नहीं करता है वैल्यू। ठीक है, तो डोमेन इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और हमको जो रेंज है वही मिलेगा, सारा r का वैल्यू मिलेगा, सारे का सारा रियल नंबर मिलेगा, सिर्फ हमको -1 से लेकर 1 तक नहीं मिलेगा। ठीक है, फाइन देन। तो इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो अभी हम देख सकते हैं कि हर x के लिए एक ही y और हर y के लिए एक ही x मिलेगा। यानी कि ये जो है अभी क्या बन गया है, 1 1
एंड ऑन टू बन चुका है। और जब ऐसा होता है तो क्या कह सकते हैं हम, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो जब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो लिख देते हैं, ठीक है। कैसे होगा, सेक इन्वर्स, इसका जो रेंज है इसका डोमेन बन जाएगा, और इसका जो डोमेन है वो इसका रेंज बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इन्वर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसका डायग्राम भी हमको देखने मिल सकता है, अभी दिखाता हूँ। सेक इन्वर्स जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप देख सकते हैं इसका जो डोमेन है वो पूरा का पूरा आर हो सकता है, लेकिन -1 से लेकर 1 तक आप नहीं ले सकते। तो आप देख सकते हो ये इसका एक्स एक्सिस है, ठीक है। आप देख सकते हो सारे वैल्यूज़ लिए हैं, लेकिन सिर्फ ये देखो -1 से लेके 1 तक जो है वैल्यूज़ नहीं ले सकते, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है ना, अवेलेबल ही नहीं है। और आपका जो रेंज है वो 0 से पाई तक मिलेगा, यानी कि 0 से लेके पाई, और पाई यानी कि 3.14 कुछ लेता है ना। तो देखो यहाँ 3 और 3.5 के बीच में ना, यहाँ पर कहीं होगा 3.14, वहाँ तक गया है। -π/2, π/2 नहीं ले सकते, यानी कि पाई को अगर 3.14 लेके 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.57 के आसपास आ गए। देखो 1.57, देखो यहाँ पर आपको कोई एक कर्व जो है कहीं पर भी दिखेगा नहीं, 1.5 के आसपास। तो ये बिल्कुल जैसा हमने सोचा था वैसा ही है, ठीक है। सो ये इसका सेक इन्वर्स का ग्राफ है, ठीक है। चलते हैं अगले फंक्शन में। हम ये कॉट का फंक्शन देख रहे हैं। ये अगर डायग्राम देखेंगे तो आपको ये डोमेन समझ में आएगा, ठीक है। डोमेन में क्या कहते हैं कि आप ये एक्स का, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, कैपिटल में लिखता हूँ ना, ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर आप इसके जगह पे कोई भी आर का कोई भी वैल्यू ले सकते हो, इसलिए रियल नंबर है सिवाय कुछ वैल्यूज़ के। एन पाई यानी कि एन क्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि आप यहाँ पर देख नहीं पा रहे होंगे 1 पाई, ये 2 पाई है, 0, -π, -2 पाई, ये वैल्यूज़ है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किसकी बात कर रहा हूँ। ये 2 पाई है, ये पाई है, ये 0 है, ये -π है, और ये -2 पाई है, ठीक है। तो इन सारे वैल्यूज़ पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी टच करेगा ही नहीं उस वैल्यू तक, है ना, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। और इसका रेंज आप देखोगे तो पूरा का पूरा रियल नंबर्स, यानी कि -∞ से लेके इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज़ मिलता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई भी कर्व ले लो, 0 -∞ से लेके इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज़ आपको उसमें दिखेंगे। तो यानी कि ये हमारा एक्चुअली जो ओरिजिनल कॉट फंक्शन है, लेकिन ये जो है ये आप ऐसे बोल सकते हैं ये मेनी वन फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पर कोई कर्व, कोई लाइन बनाऊँ पैरेलल टू एक्स, तो देखते हैं कैसे होगा। ये मैंने कोशिश किया है पैरेलल टू एक्स बनाने के लिए, ठीक है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये 4 से पास हो रहा है, y = 4 से पास हो रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे x वैल्यूज़ आपको मिलेंगे y = 4 के लिए, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ़िलहाल ये डायग्राम के हिसाब से हमको 4 ही मिला है, 4 x मिले हैं। वैसे या और भी बनाएंगे तो और भी मिलेंगे, ठीक है। यानी कि इससे क्या समझ में आया, एक y के लिए बहुत सारे x है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बहुत सारे x के लिए एक ही y है, y का वैल्यू। इसका मतलब ये मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट। तो इन्वर्स एग्जिस्ट होना है तो इसका डोमेन हमको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डोमेन देखो कहाँ से रेस्ट्रिक्ट करेंगे हम लोग, हम इसको, ये फ़िलहाल 0 है, 0 से लेके ये पाई है, ठीक है। सो 0 से लेके, यहाँ देख सकते हो ना वैल्यूज़, 0 से लेके पाई तक हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 0 से लेके पाई तक हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने कर्व ब्रैकेट लिया क्योंकि 0 हम ले नहीं सकते और ना ही पाई ले सकते हैं, तो इसलिए कर्व ब्रैकेट लेना पड़ा, ठीक है। और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज तो पूरा का पूरा r है। आप देख सकते हो पूरा का पूरा रियल नंबर्स सारे के सारे कवर हो रहे हैं, ठीक है, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो जाएगा कॉट का, ठीक है। जब इस तरीके से फंक्शन लेंगे तो कौन सा वाला हो गया, सिर्फ एक ही कर्व आ गया, है ना। यही वैल्यू तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार बार लेने की ज़रूरत नहीं, एक ही ले लिया हमने, 0 से लेके पाई वाला। आप देख सकते हैं कि हर x के लिए, कोई भी x ले लो, कोई भी x ले लो, एक ही y मिलेगा, और कोई भी y ले लो, एक ही x मिलेगा, ठीक है। सो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 1 1 1 1 1 1, यानी कि हर x के लिए एक ही y,
ऑन टू यानी कि हर y के लिए एक ही x। वैसे आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ही पता चल जाता है कि ये 1 1 है कि नहीं है। अगर डायग्राम ड्रॉ किया एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है कर्व का तो 1 1 है, ठीक है, और वो ऑन टू भी रहेगा। फाइन। सो जब ऐसा होता है तो हम क्या बोल सकते हैं उस फंक्शन का, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फाइन। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब इसका इन्वर्स हम निकाल पाएंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए नीचे चलते हैं। कैसे लिख सकते हैं, कॉट इन्वर्स होगा जो हमने वहाँ कॉट के लिए रेंज जो लिया था वो इसका डोमेन हो जाएगा, और उसका जो डोमेन था वो इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स के रिप्रेजेंटेशन को। फाइन। तो इसका डायग्राम भी हमको देखने मिल सकता है, दिखाता हूँ मैं। इस तरीके से आर कॉट वाला फंक्शन रहेगा। आर कॉट यानी कॉट इन्वर्स। आप देख सकते हैं, आप इसका डोमेन में कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है, और इसका जो रेंज है वो 0 से लेके पाई तक रहेगा। देखो ये 0 है, ठीक है, और ये पाई तक जाएगा, इसी के बीच में कर्व रहेगा, और ये ओपन इंटरवल है, यानी कि 0 इन्वॉल्व नहीं है। आप देख सकते हैं कर्व कभी भी 0 को टच नहीं करेगा, और ना ही ये कभी पाई के लाइन को टच करेगा, ठीक है, ये उनके बीच में रहेगा। तो इस तरीके से डायग्राम हमको समझ में आता है। सो फाइनली हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शंस देखे हैं, और सभी के सभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा साइन इन्वर्स। साइन इन्वर्स का डोमेन हमने देखा -1 से 1, और इसका जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है, ठीक है। और अगला हमने देखा कॉज इन्वर्स। कॉज इन्वर्स का डोमेन है -1 to 1, और इसका रेंज है 0 से π। उसी तरह हमने टैन इन्वर्स देखा, ठीक है। टैन इन्वर्स का जो डोमेन है वो R होगा, और उसका जो रेंज होगा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। और उसके बाद हमने देखा कोजेक इन्वर्स, और उसका डोमेन हमने देखा R -1 से 1, ये निकाल देना है R में से, और हमको जो रेंज मिलेगा वो -π/2 से π/2, लेकिन उसमें से हमको 0 निकालना होगा। थोड़ा और नीचे चलते हैं। और उसके बाद हमने देखा सेक इन्वर्स। इसका हमने डोमेन देखा R -1 to 1, और इसका जो रेंज है वो 0 से पाई, और इसमें से हमको π/2 निकालना होगा। होप मैंने आपको यहाँ पर बताया है। यस बताया। अच्छा, यहाँ पर ये सिंगल वैल्यू है तो यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए, सिंगलटन सेट, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फाइन। तो आखिर में हमने देखा कॉट इन्वर्स का हमने देखा कि इसका जो डोमेन है R है, और इसका जो रेंज है वो 0 से π। सो इस तरीके से ये 6 हमको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल चुके हैं। हमको इनका डोमेन कोडोमेन हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे डायग्राम याद रहेगा तो ये सब याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। फाइन। तो अभी हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमें प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने हैं, ठीक है। हमें दिया गया है कि x जो है -1 से लेके 1 के अंदर है और x 0 नहीं है, तो हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। यानी कि अगर साइन इन्वर्स हमको प्रूव करना है, साइन इन्वर्स ऑफ x जो है इक्वल रहेगा कोजेक इन्वर्स ऑफ 1/x को। तो सबसे पहले हमको जो दिया है उसका डोमेन और रेंज जो है सेट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। हमको ये दिया गया है कि -1 से लेके 1 के बीच में है, और x जो है 0 नहीं है। अब जब x 0 नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं कि 1/x जो है एग्जिस्ट करेगा, और साथ ही साथ क्योंकि x जो है -1 से लेके 1 के बीच में है, 1/x का वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा, -1 से छोटा रहेगा। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1/x जो है वो इस वाले सेट में कहीं ना कहीं रहेगा, करेक्ट है ना। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं एग्जांपल से बता देता हूँ आपको। अगर x सपोज -1 से लेकर 1 के बीच में, सपोज x जो है 0.5 है, करेक्ट। तो 1/x क्या होगा, 1/x यानी कि कितना हो जाएगा, 1/0.5। अब ये 1/0.5 कितना होता है, 2 होता है।
सही बात है। तो ये जो वैल्यू है 2, ये 1 से तो बड़ा है ना, करेक्ट है। यानी कि कोई भी नंबर जब x का हम लेंगे -1 से लेके 1 के अंदर, वो नंबर या तो 1 से बड़ा मिलेगा या तो -1 से छोटा मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, नंबर लाइन पे अगर ये रियल नंबर है सारे के सारे, ये ओरिजिन है 0, ये -1 है, ये 1 है, ये 1 है, यानी कि 1 से आगे मिलेगा या -1 से पहले मिलेगा, यानी कि पूरा का पूरा रियल नंबर हम कंसिडर कर सकते हैं सिवाय ये वाले इंटरवल के, यानी कि इसमें कोई ना कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर बता दिया कि 1/x जो है इसके अंदर है, ठीक है, r -(-1 to 1) के अंदर है, ठीक है। ये इसको हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। एक और चीज़ हमको समझना है कि अगर हमको बताया गया है कि x जो है -1 से लेके 1 के अंदर है, और हम यहाँ पर साइन इन्वर्स x को थीटा ले लेते हैं, ठीक है। साइन इन्वर्स ऑफ x को थीटा लेंगे, और जब हमको मालूम है कि x -1 से लेके 1 के अंदर है, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमको समझ में आ रहा है जो थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, है ना। अभी अभी हमने सीखा साइन इन्वर्स ऑफ x का रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, उसका डोमेन, उसका रेंज, है ना। तो हमने सीखा था कि उसका डोमेन जो है -1 से लेके 1 तक रहता है, यही उसका डोमेन है, करेक्ट। और उसका रेंज यही रहता है -π/2 से π/2, यानी कि जो उसका आंसर मिलेगा वो इसमें रहेगा। तो बिल्कुल हमने सही लिखा है, सही बात है। और हमको ये भी पता है कि x जो है 0 नहीं है ना, x जो है 0 नहीं है। जब x 0 नहीं होगा, यानी कि साइन इन्वर्स 0 बेसिकली 0 होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्टार, साइन इन्वर्स ऑफ 0 जो है वो 0 होता है। और जब x 0 हो ही नहीं सकता, ये हमको बता दिया गया है, तो थीटा भी तो 0 कभी नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि थीटा जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ थीटा इसके अंदर है और 0 नहीं है, यानी कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि थीटा जो है इसके अंदर है, लेकिन 0 को इसमें से निकाल दो, ठीक है। तो थीटा जो है इसके अंदर है, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसको ले लो 2, तो हमको दो चीज़ें मिल गए, एक तो 1/x कहाँ पर है वो मिल गया, और थीटा कहाँ पर है वो भी मिल गया। अब आगे चलते। अब जब हमको मालूम है कि साइन थीटा जो है, साइन इन्वर्स ऑफ x जो है हमने थीटा लिया था, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा x हो जाएगा, करेक्ट। अब जब साइन थीटा x होगा, सो कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा 1/x होगा, सही बात है। तो इससे हमको क्या समझ में आया, थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, कोसेक इन्वर्स ऑफ 1/x लिख सकते हैं, करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो, ये इसको तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम एक नंबर दे देंगे 3। अब ये 1 2 3 को देखो, 1 कहाँ गया, हाँ, ये तीनों को देखो। पहली बात तो ये 1/x, यानी कि कोसेक इन्वर्स ऑफ x का, कोसेक इन्वर्स का डोमेन यही है, कोसेक इन्वर्स का डोमेन हमको याद आना चाहिए, ठीक है। कोसेक इन्वर्स का डोमेन यही है, तो ये 1/x एग्जैक्टली उस डोमेन में है। और उसका जो रेंज है, यानी कि थीटा कहाँ पर होता है, इसी में होता है, -π/2 से π/2, जिसमें से 0 हमको निकालना होता है। तो यानी कि सेटिंग एकदम बरोबर है, सही बात है। और हमने जब 1 2 3 को कंसिडर करना है साथ में, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये तीनों को कंसिडर करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। साइन इन्वर्स ऑफ x, यहाँ से हमको ये भी मिला है ना, साइन इन्वर्स ऑफ x जो कि थीटा है। सो साइन इन्वर्स ऑफ x जो कि थीटा है, वो किससे इक्वल हो जाएगा, कोसेक इन्वर्स ऑफ 1/x से, ठीक है। यानी कि हमको डायरेक्टली, आप सोचते होंगे डायरेक्टली लिख सकते थे, नहीं, डायरेक्टली नहीं लिख सकते जब तक हम ये नहीं बता दें कि 1/x जो है कोसेक इन्वर्स के डोमेन में से है, और उसका जो वैल्यू है वो उसके रेंज में से है, यानी कि थीटा उसके रेंज में से है। जब तक ये सब चीज़ें सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे, तब तक हम ये एग्जिस्ट करेगा ये बोल नहीं सकते, और जब ये एग्जिस्ट करेगा तभी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। सो फाइनली हमको क्या मिल गया है, साइन इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू
कोसेक इन्वर्स ऑफ 1/x। ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक और रिजल्ट है सिमिलरली, मैं इसको प्रूव नहीं करूँगा। ठीक है, सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि कॉज इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू सेक इन्वर्स ऑफ 1/x इफ x is between -1 and 1 and x is not equal to 0। यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं ये कभी पॉसिबल है ऐसा, साइन इन्वर्स ऑफ x और कोसेक इन्वर्स ऑफ 1/x ये दोनों कभी इक्वल होंगे। हमारा मन चाहे तभी इक्वल नहीं होगा, हमको ये बताना पड़ेगा ये कभी इक्वल होगा जब x जो है -1 से लेके 1 के बीच में है और 0 नहीं होगा। ये जब होगा तभी ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। फाइन, अगला प्रॉपर्टी है हमको प्रूव करना है tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x अगर x 0 से बड़ा है तो। ठीक है, तो शुरू कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ। ओके, लेट tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू थीटा, ये मान लिया। ठीक है, अभी हमको प्रूव क्या करना है, ये थीटा जो है कॉट इनवर्स ऑफ 1/x है, ये अगर प्रूव कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और हमको यहाँ पर जब अगर tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा लिया है तो इससे ये बिल्कुल साबित हो जाता है कि थीटा किधर है। थीटा जो है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में। अगर आपको याद होगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ tan का फंक्शन क्या था। ठीक है, tan का फंक्शन था -π/2 से π/2 r, करेक्ट, ये इसका डोमेन था। यानी कि tan जो है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है और उसका वैल्यू जो है आपको एक रियल नंबर मिलेगा। यानी कि जब हम tan इनवर्स ऑफ x को थीटा लेते हैं, थीटा ऑटोमेटिकली इसके डोमेन के अंदर आ जाता है। ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा था। सो बेसिकली थीटा जो है इस डोमेन में से है। ठीक है, इतना तो हमको समझ में आ गया, लेकिन हमको ये भी बताया गया है कि x जो है 0 से बड़ा है, और जब x 0 से बड़ा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर बता देता हूँ मैं, ये 0 है, सपोज ये π/2 है, ये -π/2 है। सो ये सपोज थीटा का वैल्यूज़ है। तो थीटा जब यहाँ पर रहता है 0 से लेके π/2 में तो tan x जो है पॉजिटिव रहता है, और जब यहाँ रहता है तो tan x जो है नेगेटिव होता है। सो बेसिकली हमको बताया गया कि x पॉजिटिव है, करेक्ट है। जब x मैं इन्वर्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी tan इन्वर्स की बात कर रहा हूँ। जब tan इन्वर्स थीटा जो है यहाँ पर रहेगा तो tan इन्वर्स पॉजिटिव रहेगा, और जब यहाँ रहेगा तो tan इन्वर्स नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो जब बताया गया है कि x पॉजिटिव है यानी कि tan इन्वर्स कहाँ पर होगा, यानी कि थीटा कहाँ पर होगा, 0 से लेके π/2 के बीच में। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि थीटा जो है वो 0 से लेके π/2 के बीच में है। ठीक है, फाइन, ये हमको मिला डेफिनेशन से, और उसमें से ये हमको मिला जो क्वेश्चन में हमको दिया है x > 0 उसमें से। तो ये दोनों को ध्यान में रखते हुए हमको मिल गया कि थीटा जो है वो 0 से लेके π/2 के बीच में है। ठीक है, सो अभी हमने तो tan इनवर्स ऑफ x को थीटा लिया था, तो वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, tan थीटा का वैल्यू x है, ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है, अब tan थीटा x है तो इसमें से हमको cot थीटा तो मिल ही जाएगा ना। cot थीटा क्या है, 1/x है, लेकिन अभी हमको 1/x को भी जांचना पड़ेगा कहाँ पर है। ठीक है, अब ये इसको तो 1 ले लो। ठीक है, अब हमको बताया गया है कि x > 0 है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व कर रहे हैं ना। x > 0 है तो 1/x भी तो > 0 होगा, सही बात है, 1/x भी > 0 होगा, ये हमको समझना है, करेक्ट। सो हमको इससे क्या समझ में आया, 1/x > 0 है तो इसका मतलब क्या है, 1/x रियल नंबर में होगा > 0 यानी कि। ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, इसको 2 ले लो। ये क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। अभी ये सब हमको ये मालूम पड़ गया कि थीटा किधर है, हमको 1/x किधर है वो भी मालूम पड़ गया, और हमको ये पता चल गया कि कॉट थीटा 1/x है। तो अभी क्या मैं थीटा को कॉट इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो है कंडीशंस जो है हमको मदद करते हैं ये लिखने के लिए। कैसे, मैं बता देता हूँ। हमारे पास डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है कि कॉट का जो फंक्शन है वो 0 से लेके पाई, ये डोमेन में रहेगा, ये डोमेन है उसका, और उसका रेंज क्या है, रियल नंबर। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे, कॉट इन्वर्स लिख देता हूँ,
कॉट इन्वर्स है आर से लेके 0 पाई। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो 1/x है वो आर में होना चाहिए, क्योंकि कॉट इन्वर्स का डेफिनेशन ये कहता है। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने निकाल के रखा था, यस 1/x आर में है। अब ये थीटा देखो, थीटा कहाँ होना चाहिए, 0 to पाई में। क्या 0 to पाई में है? बिल्कुल है। जब थीटा 0 to पाई/2 में है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि थीटा 0 to पाई में रहेगा, क्योंकि 0 to पाई/2 तो 0 to पाई के बीच में रहेगा ना। अगर मैं 0 to पाई बनाऊँ, ये 0 है और ये पाई बनाऊँ, तो पाई/2 तो यहाँ है। अगर मैं बोलूँ थीटा इधर है तो इसका मतलब 0 to पाई/2 में है, तो इसका मतलब क्या हो, 0 से लेके पाई में भी है कि नहीं। सो ये आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली हमने क्या किया, पहला डोमेन बनाया, फिर उसका रेंज बनाया, उसके बाद ही हमने कॉट इन्वर्स को ऐसा लिखा, क्योंकि डायरेक्टली लिख नहीं सकते। अब जब कॉट इन्वर्स ऑफ 1/x हमको थीटा मिल गया, ये देखो हमने tan इन्वर्स ऑफ x क्या लिया था, इसको स्टार ले लो और इसको डबल स्टार ले लो। तो हमको tan इन्वर्स ऑफ x थीटा लिया था, हमको कॉट इन्वर्स ऑफ 1/x भी थीटा मिला। तो ये दोनों थीटा होने की वजह से दोनों इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट है। तो इसी वजह से हमारा जो रिजल्ट है यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर tan इन्वर्स ऑफ x जो है कॉट इन्वर्स ऑफ 1/x होगा। कब होगा? जब x ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो यही इसका रिजल्ट है। सिमिलरली हमारे पास एक और प्रूफ है, इन्हीं दोनों को जॉइन करके या फिर इन्हीं दोनों को कंसिडर करके हम बोल सकते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन सा प्रूफ है, वो हम प्रूव नहीं करेंगे, आप ट्राई करना उसको। tan इन्वर्स ऑफ x जो है -पाई प्लस कॉट इन्वर्स ऑफ 1/x ऐसे होगा। ये कब होगा? जब x जो है लेस देन 0 होगा। अभी तक जो हमने देखा x ग्रेटर देन 0 के लिए देखा, जब x लेस देन 0 होगा तो इस तरीके से रिजल्ट हो जाएगा, tan इन्वर्स ऑफ x इक्वल्स टू -पाई प्लस कॉट इन्वर्स ऑफ 1/x। तो ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, यहाँ पर रिजल्ट्स का भंडार है। ठीक है, ये सब आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये सब आप पढ़कर याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, सब प्रॉब्लम्स हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, आप देख लो, अगर -1 से 1 के बीच में x है तो ये दोनों रूल्स हैं। ठीक है, साइन इन्वर्स ऑफ x इन्वर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स ऑफ x, वैसे कॉज इन्वर्स ऑफ माइनस इक्वल टू पाई माइनस कॉज इन्वर्स ऑफ x। उसी तरह tan के लिए और कॉट के लिए, कॉट यहाँ पर है देखो, अगर x r में है तो tan इन्वर्स ऑफ -x इज माइनस tan इन्वर्स ऑफ x। उसी तरह कॉट इन्वर्स ऑफ -x इज पाई माइनस कॉट इन्वर्स ऑफ x। उसी तरह कोसेक और सेक भी है। और नीचे चलते हैं, ये देख सकते हैं, ये नया रिजल्ट है, साइन इन्वर्स ऑफ x प्लस कॉज इन्वर्स ऑफ x पाई/2। बेसिकली ये ऊपर जो रिजल्ट्स लिखे हैं उन्हीं में से मिला है ये तीनों भी। ठीक है, ये कोई नया नहीं है, बस उनको ऐड करेंगे तो आपको ये रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, ये tan के लिए है। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 एक्स वाई लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 रहेगा, तो ये दोनों फार्मूला है। उसी तरह अगर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है, एक्स वाई इक्वल टू 1 है, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, पाई/2 और ये वाला फार्मूला x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। सो ये सारे फार्मूला हमको ध्यान में रखना है, ये सब यूज़ करेंगे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ मिलेंगे, 3.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और हमारा चैप्टर तभी फिनिश होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।